नमस्कार, आप देख रहे हैं भोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज इस एपिसोड में बात इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक की, जिसमें 28 पार्टियों को भाग लेना था, लेकिन 25 पार्टियों ने इसमें हिस्सेदारी ली। और यूपी की बात में हम इंडिया गठबंधन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्य विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ा चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर भी उभर रहा है वो है अखिलेश यादव का। और इस पूरी 25 पार्टियों की मीटिंग में अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें अगले 6 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव का सामना करना पड़ा है। सवाल तो इंडिया गठबंधन पे भी कई हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन की बैठक किसी राज्य में इस गठबंधन में शामिल किसी पार्टी की हार के बाद ही क्यों होती है। बंगाल में बुरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की हार हुई और उसके बाद पार्टी में भगदड़ मची हुई है, और उसके 1 महीने के भीतर ही इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई। और ये बैठक 2 सालों में पहली बार हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब 2024 में आए थे, उसके बाद से इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई थी, क्योंकि 2024 के चुनाव में उसके नतीजों को देखकर तो इंडिया गठबंधन के नेता बहुत खुश थे। कांग्रेस को 98 सीटें मिली, जिससे वो गदगद थी। तृणमूल कांग्रेस को भी 28 सीटें मिली, और अखिलेश यादव तो सबसे ज़्यादा खुश थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के इतिहास में उसे कभी इससे बड़ी सफलता नहीं मिली थी। तो सवाल बनता है कि इंडिया गठबंधन के नेता तभी एक साथ जमा होकर तमाम मसलों पर और भाजपा से, एनडीए से लड़ने के लिए रणनीति तब क्यों बनाते हैं जब वो किसी राज्य में पिट जाते हैं। 2 साल तक कोई इंडिया गठबंधन की मीटिंग नहीं हुई। इससे ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या छोटी सफलता के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां जश्न में डूब जाती हैं, जबकि बीजेपी के बारे में तो कहा जाता है कि वो 24/7/365 इलेक्शन मोड में रहती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन किस तरीके से भाजपा का और एनडीए का मुकाबला कर सकेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में हुआ क्या। अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं हुए, शिवसेना, उद्धव ठाकरे इसमें शामिल नहीं हुए, उनके प्रतिनिधि के तौर पर संजय राउत शामिल हुए। डीएमके ने पहले ही किनारा कर रखा था इंडिया गठबंधन की बैठक से। ममता बनर्जी, जो कि इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने को लेकर हमेशा नाक भौं सिकोड़ती रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यग्र वही दिखी इस बैठक के लिए। वो बाकी नेताओं से पहले दिल्ली पहुंच गई। इस गठबंधन की बैठक घंटों चली और उसके बाद 5 बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसको इंडिया गठबंधन की इस बैठक का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दिल्ली में आयोजित हुई, उसका रेजोल्यूशन भी कहा जा सकता है। सिलसिलेवार ढंग से समझें तो पहला ये तय किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंडिया गठबंधन की ओर से जल्दी ही एक चिट्ठी लिखी जाएगी, जिसमें चुनाव में धांधली और वोट चोरी के आरोपों के बारे में उनको अवगत कराया जाएगा और इस पर कार्रवाई की उनसे मांग की जाएगी। दूसरी मांग वो है जो कॉकरोच पार्टी ने भी जिसे उठाया है, और एक बड़ा मूवमेंट पूरे देश भर में खड़ा करने की उसने कोशिश की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके लिए भी इस बैठक में एक सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी। नीट की या सीबीएसई की परीक्षाओं में पिछले दिनों जो गड़बड़ी हुई थी। तीसरी मांग हुई कि सभी पार्टियों की मीटिंग केंद्र सरकार बुलाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर पड़ी चोट, महंगाई, फार्मर स्ट्रेस, इन सब मुद्दों पर बातचीत की जाए। चौथा ये प्रस्ताव पास किया गया कि इंडिया गठबंधन की अब बैठकें 2 महीने में एक बार हुआ करेंगी, और इसके साथ ही अगली बैठक की तारीख भी तय कर दी गई है। 8 अगस्त को हैदराबाद में इंडिया गठबंधन के नेता फिर से मीटिंग के लिए बैठेंगे, यानी कि जो मीटिंग पिछले 2 सालों में नहीं हुई, उसे अब हर 2 महीने पर लगातार करने की कसम इस मीटिंग में खाई गई है। पांचवा बड़ा मुद्दा ये रखा गया है कि मॉनसून सेशन जब शुरू होगा, तब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कमरे में इंडिया ब्लॉक की जितनी भी पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि बैठेंगे, यानी राहुल गांधी के कमरे में बैठेंगे, और वहां विचार विमर्श किया जाएगा कि मॉनसून सेशन में केंद्र सरकार को किस तरीके से किन बिंदुओं पर घेरा जाए। तो कुल ये 5 प्रस्ताव आज की इंडिया गठबंधन की बैठक में पास हुए। लेकिन सवाल उठता है कि अलग अलग
ध्रुवों का एक साथ ले आ पाना कितना संभव होगा, और खासकर तब जबकि वो परास्त हो चुके हैं। अखिलेश यादव एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे इस बैठक में नेता हैं जिनको अभी चुनाव में जाना है, लेकिन हाल फिलहाल में तो डीएमके भी पिट गई तमिलनाडु में, और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का क्या हाल है वो आप जान ही रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अलग अलग राजनीति करने वाले लोग, क्षेत्रीय दल किस तरीके से कांग्रेस के साथ आ पाएंगे। यूपी में तो फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बहुत मजबूत गठजोड़ दिख रहा है, लेकिन बाकी पार्टियों के साथ कांग्रेस की इतनी सहजता नहीं है। यदि आप बंगाल इलेक्शन की ही बात करें तो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर पुरजोर हमले किए थे चुनाव प्रचार के दौरान। यूपी की भी बात करें तो 2017 का जब चुनावी नतीजा सामने आया था, जिसमें अखिलेश यादव की हार हुई थी, कांग्रेस को भी बहुत कम सीटें मिली थी, तब भी मुझे याद है कि लखनऊ के मॉल एवेन्यू में कांग्रेस मुख्यालय में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मंच पे कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर्स थे, और उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से ये बात उठाई थी कि किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को गठबंधन में नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसकी दुर्दशा सबके सामने आ गई थी। तो ये द्वंद्व क्षेत्रीय पार्टियों के बीच लगातार चलता रहा है कि क्या कांग्रेस के साथ चल के वो बहुत लंबी दूरी तय कर पाएंगी, वो भी तब जबकि सबको पता है कि किसी भी राज्य में क्षेत्रीय दल का उदय कांग्रेस की कीमत पर ही हुआ है। यदि यूपी में कांग्रेस कमज़ोर न हुई होती तो न समाजवादी पार्टी का उदय होता, न बहुजन समाज पार्टी का उदय होता। उसके बावजूद फिलहाल की तारीख में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इस गठबंधन में शामिल बाकी पार्टियों के नेताओं के बीच उस तरीके से एका कैसे दिख सकता है। इस गठबंधन में दो पार्टियां कश्मीर की दिखी, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती भाजपा के साथ मिलकर उनकी पार्टी पीडीपी कश्मीर में सरकार चला चुकी है। एक राज्य में दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर कैसे वो साथ आकर भाजपा के खिलाफ खड़ी होंगी। इसी वजह से इंडिया गठबंधन की गांठें कभी हमें मजबूत देखने को नहीं मिली हैं, क्योंकि राज्यों में पार्टियों के बीच घनघोर तनाव है। अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने आखिर इस बैठक से दूरी क्यों बनाई? जाहिर सी बात है कि गुजरात हो या पंजाब हो या दिल्ली ही क्यों ना हो, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का एका तो रहता नहीं है। आपको याद है कि शीला दीक्षित को किसने रिप्लेस किया था? आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस किया था, अरविंद केजरीवाल ने रिप्लेस किया था। बंगाल में भी कांग्रेस का जितना स्टेक था उसे ममता बनर्जी ने अपने काल में कब्जा कर लिया था। ममता बनर्जी कांग्रेस की ही मूल सदस्य थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाया था। तो सबसे बड़ा प्रश्न इंडिया गठबंधन के सामने उसके खुद के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के और उसके सहयोगी दल इस बैठक पर, उनकी नीयत पर, उनकी सफलता पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो बैठक हुई है उनमें आपसी कितना सामंजस्य है ये भी दिखाई देता है, और यही वजह है कि सालों इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हो पाती, और जब किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलती है और इस गठबंधन में शामिल किसी पार्टी की बुरी हार होती है तो आनन फानन में ये बैठक बुलाई जाती है। ऐसे में इस बात पर कितना यकीन किया जाए कि हर 2 महीने में एक बार इंडिया गठबंधन की बैठक अलग अलग जगहों पर होगी। फिलहाल तो 8 अगस्त को हैदराबाद में ये बैठक बुलाई गई है, और साथ ही साथ इस बात पर भी कितना यकीन हो सकता है कि संसद का सत्र चलते समय राहुल गांधी के कमरे में बाकी सारी पार्टियों के नेता पहुंचें और उस पर रणनीति बनाएं कि सरकार को सदन में कैसे घेरना है, क्योंकि बाकी सभी तो राज्यों में छत्रप की तरह काम करते हैं। उनकी अपनी सोलो आइडेंटिटी है, उनकी एक पहचान है, और उनमें से ज़्यादातर वो पार्टियां हैं जिन्होंने कांग्रेस की कब्र पर अपने विकास की गाथा लिखी है, अपनी सफलता के फूल खिलाए हैं। तो इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से तो बाद में चुनौती मिलेगी, पहले तो उसे अपने घर में ही उठ रही चुनौतियों से लड़ना है। यूपी की बात मनीष के साथ में
आज बस इतना ही, एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।